स्वदेश 24x7 के साथ डीआईजी सीआरपीएफ ऑपरेशन दंतेवाड़ा विकास कटारिया सर से की खास मुलाकात। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के निवासी हैं तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक सरकारी स्कूल में हुई है। उसके बाद दिल्ली में वोकेशनल एजुकेशन में टूरिज्म मैनेजमेंट कर उन्होंने 8 वर्षों तक प्राइवेट कंपनी में जॉब की। हम हमेशा ही सरकारी स्कूल की बुराई करते हैं, लेकिन डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटारिया जी ने बता दिया है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़कर भी व्यक्ति एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है। उनकी पहली गवर्नमेंट सर्विस 2005 में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रूप में कार्य करने की लगी। वर्ष 2009 से वे सिविल सर्विस ज्वाइन किए और राज्य के कई संवेदनशील इलाकों पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने आगे कहा कि सिविल सर्विसेज क्लियर करना एक मैराथन की तरह है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं 1-2 घंटे पढ़कर क्लियर कर लूँ तो यह मुमकिन नहीं है। इस पर बहुत ही डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने प्रांत के छात्र छात्राओं को सुझाव देते हुए कहा है कि आप अपने आप को टटोलने की कोशिश करें। सिविल सर्विसेज आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसमें आना तो सरल है पर इसे करना मुश्किल। आज हम मौजूद हैं दंतेवाड़ा के डीआईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ दंतेवाड़ा। हमारे साथ आज मौजूद हैं डीआईजी विकास कटेरिया सर, जो यहाँ बड़ी बखूबी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं, इनसे चर्चा करते हैं इनके बारे में, इनके स्कूलिंग के बारे में, और आगे चर्चा जारी रहेगी। जी सर, आपका स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पहले आप अपने बारे में बताएं एंड आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं सर। देखिए, मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो एक सरकारी स्कूल में हुई। 12वीं क्लास तक मैंने एक जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके उपरांत मैं कॉलेज गया तो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ था दिल्ली के अंदर एक, तो वहाँ पर मैंने टूरिज़्म मैनेजमेंट किया। उसके बाद कुछ समय जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की। कुछ समय नहीं कहूँगा, काफ़ी समय, 8 साल के करीब जो है मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की। फिर उसके बाद मुझे अवसर मिला सरकारी सेवा में आने का। तो सबसे पहले मैं 2005 में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उसमें एज असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर रहा मैं 4 साल। फिर 2009 में सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के बाद सफल होने के उपरांत जो है मैंने 2009 में इंडियन पुलिस सर्विस में एंट्री ली। उसके बाद मुझे नागालैंड काडर मिला। फिर मैंने कई जगहों पे नागालैंड में काम किया, जैसे कि कोहिमा में काम किया और मोन में काम किया, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। मैं एसपी चुनसांग भी रहा, एक डिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद मुझे फिर सेंट्रल डेपुटेशन में आने का मौका मिला। तो सर, जब आप ये आईपीएस फाइट कर रहे थे तो कितना साल लगा आपको ये क्लियर करने के लिए? अगर सही बताऊं तो मुझे कम से कम नहीं तो मुझे तो इंडियन पुलिस सर्विस में आने में तो मुझे मतलब जो यूपीएससी का मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फाइनली क्लियर किया, मुझे 5 साल लगे। उससे पहले जब मैं तैयारी शुरू ही की थी, मुझे मुश्किल से 1 साल हुआ था, तो मैं असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर तो उसी साल कर गया था। तो इसमें आने में लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो सर, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि एक नॉर्मल एजुकेशन सर्विस की जब हम तैयारी करते हैं एंड यूपीएससी पीएससी हम तैयारी करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होती है? इसको मैं कई लोगों को समझाता हूँ इस तरीके से कि सिविल सर्विस की तैयारी करना ऐसा ही है जैसे आप किसी मैराथन को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। ये लंबी रेस के घोड़े के लिए है, ये ऐसे इंसान के लिए नहीं है जो कि जो सोचे कि मैं 1-2 किताबें पढ़ने से या थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ने से जो है डेली मैं अपना टाइम निकालूंगा, और इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। तो सर, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? मोटिवेट तो मैं तो अच्छा खासा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था जी, और मैं वैसे ही बहुत मोटिवेटेड था और सैलरी वगैरह मेरी काफ़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई समस्या थी। बट मुझे जब भी मैं ऐसे लोगों की तरफ देखता था जो इस सर्विस का पार्ट है, तो मैं उनके जो
व्यक्तित्व था उससे बहुत प्रभावित हुआ था। और मैं देखता था कि इनकी अपनी एक क्लास होती है, जिसे कहते हैं ना कि भाई ये जिस तरह से बात करते हैं, जो इनका सोचने का तरीका है, जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हर किसी की एक रिस्पेक्ट करते हैं, वो मैं बाकी प्रोफेशन में इतना खास देख नहीं पा रहा था। तो मुझे कई बार लगा कि बात करनी चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं फिर उसके बाद में इस सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा मैंने रुझान मेरा अपना आना शुरू हुआ। सर, आप दंतेवाड़ा जिले को अगर यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं या पीएससी कर रहे हैं तो आपके तरफ से सजेशन क्या रहेगा सर? सजेशन तो बहुत सारे हैं, बट एक सबसे शॉर्ट सजेशन ये रहेगा कि पहले वो अपने आप को जांच लें। जांचने का मतलब ये है कि पहले वो एक बार अपने आप को थोड़ा इस बारे में सोचें कि वो इस सर्विस में क्यों जाना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको सच बता देता हूँ एक बात, इस सर्विस में आना बहुत आसान है, लेकिन इस सर्विस को करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, आप लोग सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस सर्विस में आ जाएंगे आपको पता लगेगा कि ये सबसे आसान काम था। कहानी तो अभी शुरू हुई है। सर, आपने अपने अभी ऑफिस अपने कैडर में काफ़ी जगह आपने अलग अलग जगह ने काम किया है, तो फिर अब दंतेवाड़ा को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, इस जगह के जो मैं कहूँगा कि पहली बात तो जो पॉजिटिव्स हैं वो इतने ओवरवेलमिंग हैं कि आपको कोई भी ऐसी नेगेटिव यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। लोग जो हैं बहुत आसानी से आपकी तरफ आते हैं, बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि माँ दंतेश्वरी का एक ब्लेसिंग है यहाँ पर, और सुंदर बहुत है जगह। जब से मैं आया हूँ तब से मैं यहाँ पर अपने ट्रूप्स से भी मुलाकात करने के बहाने ढूंढता हूँ कि मैं किसी तरह जो है ऑफिस से निकल के जो है मैं अपने ट्रूप्स के पास जाऊँ, घूमूँ, लोगों से मिलूँ, और सब तरफ मेरी मूवमेंट्स रहती हैं। जी सर, अभी हाल फिलहाल में ही अभी इलेक्शन है, तो इसमें आप हमारी डिपार्टमेंट किस तरह से देखती है सर इसको? देखिए, इलेक्शन जो है हर 5 साल में जो है जब वो आता है तो उसकी हम बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं। और इसके लिए जो है सरकार के जो निर्देश हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश हैं, वो उनका सख्ती से पालन किया जाता है। और इस बार भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं आने वाला। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश आएंगे, और जो कि निर्देश मतलब कोड, उसका तो कोड पहले से ही पता है। जब एमसीसी लागू हो जाएगा तो उसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो तालमेल है उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? हम लोग इस तरह से देखते हैं उसको कि हम लोग बेसिकली आए तो जो भी सीआरपीएफ यहाँ पर लगी है या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग कर तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं। तो जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेजिशंस आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, तो हम लोग तत्परता से उनके साथ तालमेल बना के चलते हैं। कोई भी काम जो करना होता है आपसी तालमेल से ही करते हैं। और हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से लोगों को हमारे काम की तरफ से या वैसे भी कोई भी परेशानी ना हो किसी की, तो उस पर हमें ज़्यादा जोर देना पड़ता है। ये थे हमारे साथ विकास सर, डीआईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ दंतेवाड़ा। मैं हूं भक्तचरण निहाल और मेरे सहयोगी भुवनेश्वर ठाकुर के साथ आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल। भक्तचरण निहाल की रिपोर्ट।